देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। 8 दिनों की कमजोरी से उबरकर कल भारतीय बाजार ने हफ्ते की दमदार शुरुआत। 8,500 पर पहुंचा निफ्टी और सेंसेक्स ने बनाए 500 पॉइंट। बड़ा सवाल है कि साल के आखिरी दिन या फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन क्या यही मोमेंटम बरकरार रहेगा, क्या यही तेजी और आगे बढ़ेगी और ऐसे में क्या करें आप, इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जैसे अनिल ने कहा, कल काफी रौनक मार्केट्स में थी और चौतरफा खरीदारी थी। सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी नहीं, यहाँ पर मिड कैप काउंटर्स में भी जमकर तेजी आई। 200 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। अनिल, क्या कहेंगे कि तेजी की नई लहर है या फिर हल्की शॉर्ट कवरिंग का सहारा? 8 दिनों के कमजोरी के बाद एक बाउंस बैक तो तय था और हम अंदाजा लगा भी रहे थे कि 8500 तो इस बाउंस बैक में इजीली दिख रहा है। 8400 के पार अगर बाजार टिका तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी भी। दोनों ही फैक्टर्स काम करते हुए दिखे। 8400 8425 के बाद जब बाजार ने उसे पार किया उस लेवल को, तो जो शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी 8500 पर पहुंची। तो पहला तो एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा दिग्गजों में आता हुआ दिखा, लेकिन असली स्टार कल के सेशन में थे स्मॉल कैप शेयर, जिसकी हम बात कर रहे थे कि देखिए फंड्स, खासतौर से डोमेस्टिक फंड्स, उनकी तरफ से खरीदारी होगी और वो अपनी एनएवी बढ़ाने के लिए आज से क्वालिटी स्टॉक्स जो करेक्ट हो चुके हैं वहां पर दमदार खरीदारी करेंगे। और आपने देखा किस तरह के स्मॉल कैप शेयरों में 10 से 20% तक के सर्किट लगते हुए नजर आए, तो वो एक्शन जरूर वहां पर होता हुआ नजर आए। तो पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट, डेटा बेहतर होते हुए दिखे, बाजार पुट कॉल रेशियो पर ओवरसोल्ड थे, यानी कि एक बाउंस बैक के लिए नए फाइनेंशियल ईयर के पहले सेटलमेंट के दिन इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती थी और ये वजह थी कि बाजार ने इतना दमदार प्रदर्शन किया। तो कम से कम कल के मूव्स को देख के एक बात ही कह सकते हैं हर्षदा, वो ये कि शायद अब बाजार 8300 को तोड़ने की जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं है और वहां पर बेस्ट फॉर्मेशन होती हुई दिखी है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपके लिए डाउन साइड रिस्क अब आपको समझ में आ रही कि कितनी हो सकती है। अब देखना यही है कि अपसाइड कितना है। एग्जैक्टली, क्योंकि लंबे वीकेंड के पहले कितनी और अपसाइड बनती थोड़ी देर में। जी हाँ, उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन आज जो संकेत है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, वो भी काफी मजबूती वाले हैं। अमेरिका में हमने देखा है रौनक है और एशियाई बाजार भी अच्छी खासी तेजी दिखाता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी 13 ऊपर। क्या ट्रिगर रहा है अमेरिकी मार्केट्स में तेजी का, ज्यादा डिटेल समझते हैं आशीष के साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, एक बार फिर से स्क्रीन पर ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। एक और दिन पॉजिटिव क्यूज का। अमेरिकन मार्केट्स बैक टू बैक दूसरे ट्रेडिंग सेशन हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे थे। इनफैक्ट अमेरिका में कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 से 1.5% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स थे। डाउ में 250 अंक से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था और हमारे बाजारों जैसे वहां के मार्केट भी गैप अप के साथ खुले और गैप अप सस्टेन हुआ दिन के दौरान। तो ऑलमोस्ट दिन के हाईज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए और कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स थे। सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरह के इंकरेजिंग क्यूज एशिया से आ रहे हैं, एक स्टिमुलस की होप जाग रही है। ध्यान रखिए, ओवर द वीकेंड जिस तरह से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की गवर्नर साहब, यानी कि चाइना के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे, बाजार ने उसे इंटरप्रेट कराया कि शायद चाइना में जल्द एक बड़ा स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो सकता है। उसके चलते हमने देखा अमेरिकन मार्केट्स में अच्छे मूव्स थे। इसके अलावा ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डिस्कशंस चल रहे हैं, कहा जा रहा है शायद उसका पॉजिटिव एंड होता हुआ नजर आएगा। आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि ईरान से ऑलरेडी ओवर सप्लाइड क्रूड का मार्केट है और एक्सेस सप्लाईज आती हुई नजर आएंगी और इसी के चलते जो क्रूड में फॉल आ रहा है वहां पे एनर्जी शेयर्स में हमने देखा 2% के आसपास का पॉजिटिव मूव था। एनर्जी पॉकेट ने अमेरिकन मार्केट्स को ड्राइव करा। तीसरा, जिस तरह से मिडिल ईस्ट के टेंशन, जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, वो ईज ऑफ हो रहे हैं, इसीलिए रिस्क ऑन ट्रेड यानी कि इक्विटी मार्केट्स में वापस फोकस लौटता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट, कई सारे मर्जर्स के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं यूएस में। कल बाजार खुलने से पहले कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मर्जर्स के अनाउंसमेंट्स करे हैं और कई लोग मानते हैं जिस तरह के एमएनए एक्टिविटीज की अनाउंसमेंट हो रही है एक कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर सकता है, क्योंकि अब लोग कॉन्फिडेंट हो रहे हैं वहां के मार्केट्स को लेकर। ये तमाम पॉजिटिव से जिससे यूएस मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट यूरोप में भी हमने देखा अच्छा पॉजिटिव सेशन, आधे से 2% के आसपास के पॉजिटिव मूव्स। वहां के मार्केट्स ने दिन भर गेन्स बिल्ड ऑन करे, वहां के मार्केट्स भी दिन के हाईस पे जाके क्लोज हुए। तो यूरोप में हमने देखा खासतौर पर जो यूरोपियन डेटा आ रहा था, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आ रही थी, वो पॉजिटिव थी इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से। एशिया तो वैसे ही कल ट्रेड में फोकस में था। चाइना 7 सालों के हाईस पे था, वही स्टिमुलस की होप्स, और आज भी एशियाई पैक में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। शंघाई आज उन 7 साल के हाईज के बावजूद 1/4% के आसपास के अपटेक के साथ कामकाज करता हुआ और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है
कि भारतीय बाजार आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद हल्के हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जब मैंने सुबह देखा था तमाम एशियन मार्केट हरे निशान में थे, अभी कुछ मार्केट्स लाल निशान की तरफ स्लिप होते हुए और एसजीएक्स निफ्टी भी सुबह 1/4% अपटेक्स दिखा रहा था, जो अब कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। जी हाँ, लेकिन तब भी आप देखिए 8577 के आसपास ओपनिंग के पूरे संकेत। शुक्रिया आशीष। अनिल, चाइना का फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी ने इनफैक्ट कल अमेरिकी मार्केट्स को फ्यूल किया है तेजी की तरफ। इनफैक्ट जो आशीष कह रहे थे कि एसजीएक्स निफ्टी कल देर रात तक 40 अंक ऊपर था, अब 15 अंक 10 अंक के ऊपर है, तो उसकी वजह यह कि सारे ग्लोबल मार्केट शायद कल भारतीय बाजारों की तेजी से संकेत लेकर ट्रेड करते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट इसमें कोई डाउट नहीं कि चाइना का स्टिमुलस वाकई में काफी अच्छा काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन ये याद रहे कि कल भारतीय बाजारों में सेकंड हाफ में जो हमने और बढ़त को मजबूत किया और 8500 के लेवल को कल आखिरी आधे घंटे में जो छुआ, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि इस स्टिमुलस आने का अंदाजा था और शायद यही वजह की एसजीएक्स निफ्टी में उतनी आपको मजबूती नहीं दिख रही जितनी शायद आप 230 पॉइंट के डाउन में तेजी के बाद देखना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कम से कम आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के संकेत सही वक्त पर आपके लिए बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमेरिकी बाजारों की तेजी आपके लिए कम से कम डाउन साइड रिस्क को लिमिट करती है। कल एशियाई बाजारों में काफी दमदार तेजी दिखी। इनफैक्ट हम खुश हो रहे हैं कि भारतीय बाजारों ने इतनी बेहतर तेजी दिखाई, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाकी एशियाई बाजार भी इसी तरह से काफी मजबूत थे। 1.5 से 2% तक की तेजी वहां पर भी बनती हुई दिखी, तो हम ग्लोबल मार्केट्स के साथ सिंक करते हुए काफी हद तक तेज होते हुए दिखे। तो आज जिस तरह का माहौल एशियाई बाजारों में है, मामूली पॉजिटिव रुझान के साथ कारोबार होने का, शायद भारतीय बाजारों में शुरुआत उसी तरह की होती हुई दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स उस लिहाज से स्टेबिलिटी के संकेत दे रहे हैं हमारे लिए। और एफआईआईज हम उस पर ध्यान दें डेटा पर, तो कल के सत्र में जहां पर 500 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में दिखाई है, एफआईआईज ने कैश में थोड़ी सी बिकवाली की है, लेकिन वायदे बाजार में स्ट्रांग तेजी की पोजीशंस आई हैं और साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से 650 करोड़ की खरीदारी हुई है। ये एक्सपेक्टेड था कि कैश में इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखी जाएगी कल के सत्र। कल हम यही बात कर रहे थे हर्षिता कि देखिए आप जनरली जब भी एफआईआईज के रुझान को देखना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए अलग बात हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म रुझान आपको वायदा कारोबार के आंकड़ों से दिखता है, इसलिए हम उन आंकड़ों को ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। और आप देखिए कैश मार्केट में भले ही 240 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन एफआईआईज ने बेची, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टर्स को भी, ट्रेडर्स को भी। और उसकी वजह एकमात्र है कि स्टॉक फ्यूचर्स में जब तक आपको दमदार खरीदारी आती हुई दिखी, 885 करोड़ की खरीदारी, 900 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी छोटी नहीं होती है। और ये खरीदारी का आंकड़ा साफ तौर पर बता रहा है कि जो पिछली सीरीज में स्टॉक फ्यूचर्स में जो शॉर्ट पोजीशंस एफआईआईज ने बनाई थी, जो रोल ओवर की थी, अब वो कर ये रहे हैं कि अपनी शॉर्ट्स को वहां पर कवर कर रहे हैं और सामने थोड़ी बहुत कैश मार्केट में बिकवाली होती हुई दिख रही। तो नेट नेट आप देखेंगे तो अच्छी खासी 600 650 करोड़ की खरीदारी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हुई आपके लिए एफआईआईज की तरफ से, लेकिन डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से देखिए कल जो उम्मीद की जा रही थी कि डोमेस्टिक फंड्स का एक्शन बाजार में बढ़ेगा 650 करोड़, और आप जानते हैं कि डोमेस्टिक फंड्स को पसंद है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, और वहां पर वो ज्यादा दमदार खरीदारी करते हैं और वो खरीदारी साफ तौर पर आंकड़ों में दिख रही। तो बेहद मजबूत आंकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दिक्कत की बात कहां है? एक ही जगह, और वो है इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स में 225 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन यहां भी इंटरेस्टिंग रुझान ये दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसका मतलब साफ है कि काफी दिनों से जो ट्रेडर्स हरे निशान में बाजार को ट्रेड देखने के लिए तरस गए थे, उनको जैसे ही एक अच्छा मौका मिला कि निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, सेंसेक्स 500 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, अटके हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर, क्योंकि 8500 लेवल की एक इंपॉर्टेंस काफी बन गई थी, क्योंकि उसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जा रहा था। तो जैसे 8500 के पास पहुंचे, काफी अटके हुए ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की किए। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जरूर लॉन्ग अनवाइंडिंग होती हुई दिखिए, अदरवाइज आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि बेहद मजबूत है और इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईआईज की तरफ से शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई दिख रही है और कुछ हद तक डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से दमदार खरीदारी। अरे लेकिन वायदे बाजार की पोजीशंस अब कितनी अग्रेसिव तेजी की ओर बनती हुई दिखाई दी है? तेजी की ओर बनती हुई नहीं दिखाई दी, ये कहना होगा, क्योंकि वो इसलिए हर्षदा कि आप देखिए पहले स्टॉक फ्यूचर्स पर नजर डालिए, स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर लॉन्ग पोजीशंस बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं, और तो एक वही सबसे मजबूत जगह दिख रही। तो उस लिहाज से अगर आप वायदा कारोबार के संकेत लेना चाहें तो एक बात सही है कि स्टॉक स्पेसिफिक एफआईआईज की तरफ से खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो अब आपको उस लिहाज से देखना ही होगा वो कौन से लार्ज कैप स्टॉक्स है जहां एफआईआईज का इंटरेस्ट ज्यादा है और जहां पर एक अच्छा करेक्शन हो चुका है। जिसे आपने देखा कल एचडीएफसी किस तरह से खबरों के खंडन के बावजूद 3% स्टॉक बढ़ गया। तो इस तरह के स्टॉक्स जहां पर एफआईआईज की होल्डिंग ज्यादा है, पहले वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अब भी बड़ी पोजीशंस बनने के संकेत नहीं दिख रहे, इनफैक्ट हर उछाल में थोड़ी सी पोजीशंस हल्की होती हुई दिख रही है। वैसे बाजार की सेहत के लिए वो अच्छा भी है। प्रीमियम घटकर 115 पॉइंट से 65 पॉइंट पर आ गए, तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स को धीरे धीरे प्रीमियम का नुकसान होना शुरू हो गया है। अब एक बड़ा पॉजिटिव जो बाजार में होता हुआ दिख रहा है कल के सेशन में, जो बदलाव हुआ वो ये कि सीरीज की शुरुआत की थी हमने 8200 के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ।
कल के सेशन में पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होकर 8400 पर आ गया है। इसका मतलब यह कि अब आपके लिए 8400 बड़े सपोर्ट का काम करेगा, जो कि यहां से 100 पॉइंट दूर है। और अगर बाजार का नीचे का लेवल ऊपर की तरफ आता हुआ दिखे तो ट्रेडर्स को ये कॉन्फिडेंस देने वाली बात है कि आपके लिए डाउन साइड रिस्क कितनी है, जो नजर आ रही है कि एक बार की 8400 को आप आसानी से नहीं तोड़ेंगे। तो कम से कम वो लोअर लेवल का कंफर्ट साफ तौर पर नजर आ रहा है। सिर्फ एक नेगेटिव है और वो है कि एफआईएस की तरफ से कुछ पुट में खरीदारी होती हुई दिखी है हेजिंग करने के लिहाज से। लेकिन कल के सेशन में जो वायदा कारोबार में ऑप्शंस का एक्शन हुआ, जिसमें एक आंकड़ा आपके लिए काफी अहम है, जिसके हम कल भी बात कर रहे थे कि 8400 एक टसल पॉइंट है बुल्स और बियर्स के बीच में, और जैसे आप 8400 को डिसिसिवली पार करेंगे आराम से आप 8500 पर पहुंचेंगे। और कल के सेशन में 5-6 लाख शेयर 8400 के पुट में जुड़ते हुए दिखे। तो अब आपके लिए 8400 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, ये वायदा कारोबार के आंकड़े कह रहे हैं। तो डाउन साइड आपके सामने आ गई है, अब अपसाइड कितनी बनती यही एक बाकी रहा है। ओके, तो देखना होगा कि यहाँ से आगे और कितनी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, कितना ऊपर बाजार चढ़ने को तैयार है। लेकिन पहला सौदा में आज हम बात करने वाले हैं कई सारे दिग्गज एक्सपर्ट से, जो आपको बताएंगे नए वित्त वर्ष में कहां पर पैसा बनेगा और आपकी कितनी अग्रेसिव तेजी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ईडलवाइस फाइनेंशियल के विकास खिमानी हमारे साथ होंगे और इनसे जानेंगे कि एफआईआई कितने बुलिश है, कितना और फंड फ्लो भारतीय बाजारों में आएगा नए वित्त वर्ष में। लेकिन FI16 के टॉप पिक्स कौन से हैं, किन स्टॉक्स के जरिए आपको फायदा हाथ लगने वाला है, इस पर हम बात करेंगे निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज के राहुल अरोड़ा के साथ। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आज आपकी ट्रेडिंग की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे खुल सकते हैं बाजार, इस पर अनिल की राय और साथ ही आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कल की शानदार तेजी के बाद आज भारतीय बाजारों के लिए कितना और ऑप्टिमिज्म है, कितनी और रौनक देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्यूज बेहद पॉजिटिव, SGX निफ्टी 8579 पर कर रहा है कारोबार। अनिल, यहां से आगे आज और कल का ट्रेड मिलेगा और उसके बाद 4 दिन की लंबी छुट्टी, तो वही मैं पूछना चाह रही हूं कि कल की तेजी के बाद क्या और नया पैसा लगाने के लिए लोग सामने आएंगे? बिल्कुल आएंगे और आना भी चाहिए। और दूसरी बात, इससे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है हृदय की, जिन लोगों ने कल स्टॉक्स खरीदेंगे कैश के, जो आज खरीदेंगे उनके लिए बेचना मुमकिन नहीं होगा अनलेस कि आपके बहुत बड़े ट्रेडर्स और ब्रोकर्स अकोमोडेट करने की कोशिश करें। तो एक बड़ा कंफर्ट ये भी आता दिखेगा कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में आपको सेलिंग प्रेशर कम दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सेलिंग प्रेशर कम होगा और खरीदारी होनी है फंड्स की तरफ से 31 मार्च के दिन, तो ऐसे में कैश मार्केट का कल का एक्शन आज भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तो सेंसेक्स निफ्टी एक बार की छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी छोड़ दीजिए, फोकस सिर्फ कैश मार्केट के स्टॉक्स पर करिए। और हो सकता है आपको कई सारे स्टॉक्स ऐसे भी हो जो दिन के दौरान ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे दें और आपको डिलीवरी के इंतजार भी न करना पड़े। तो एक वो एक्शन वहां पर जरूर होगा, वहां फोकस रखना चाहिए। अब अगर आप दिग्गजों पर फोकस कर ही रहे तो मेटल्स, अगर चाइना का स्टिमुलस मजबूत जिस तरह की होने की उम्मीद की जा रही वैसा है, तो फिर ऐसे में मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी का माहौल बनता है। खासतौर से स्टील और दूसरे मेटल स्टॉक्स पर आज आप नजर जरूर रखें, वहां पर एक्शन पूरा बढ़ने की उम्मीद है। तो ये यहां से एक लीडरशिप शायद आपको आती हुई नजर आए। जहां तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, फर्ज करें कि आप 8500 के ऊपर खुलेंगे जो SGX निफ्टी से नजर आ रहा है। अब आपके लिए जो सपोर्ट जोन है, जिसे आप स्टॉप लॉस के तौर पर मान लें, 8400 से 8425 है। यहां पर इस लेवल को आप स्टॉप लॉस मानकर, अगर आपको इंट्राडे के दौरान या शुरुआती कारोबार में एक सुस्ती के साथ कारोबार होती हुई दिखे, डिप मिलती हुई दिखे, तो फिर उस डिप को खरीद लीजिए। अप साइड में बाजार 8600 से 8650 तक के लिए जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, जो हो सकता है अगर आपको 1-2 दिनों में मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज अगले हफ्ते तक शायद वो आते हुए नजर आए। तो इस पुल बैक में अभी भी थोड़ा दम है, स्ट्रेंथ है और ये थोड़ा और बाजार में आगे जाने की कोशिश कर सकता है। तो आज बड़ी सेलिंग की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। हो सकता है यूरोप की ओपनिंग के बाद और सेकंड हाफ में आपको थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, क्योंकि 2 दिनों से डाउन मजबूत है। और अगर आपको डाउ फ्यूचर्स बहुत पॉजिटिव ट्रेड करते ना दिखे, जिसकी संभावना फिर से कम दिख रही है, तो ओवरऑल मैं फिर से मजबूत सेशन की उम्मीद कर रहा हूं। फर्क इतना ही, कल हम जितने बुलिश थे उसके मुकाबले में थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल दिग्गजों में हो सकता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन आज भी जबरदस्त रहने वाला है। ओके, तो छोटे मझौले काउंटर्स में जबरदस्त तेजी आज भी आप एक्सपेक्ट करें और आप जहां पर और भी हायर ग्राउंड की तरफ बाजार बढ़ेगा, ये उम्मीद जरूर है। लेकिन किन स्टॉक्स में यहां पर वो ट्रिगर रहेगा कि आप पोजीशन ले, खबरों का असर कहां पर देखने को मिलेगा, इसका चेक ले लेते हैं वरुण दुबे और सोनम के साथ।
देखिए, सबसे पहले तो HDFC बैंक अकाउंट आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि इस बैंक में 1 से 5 करोड़ के बीच के जो बल्क डिपॉजिट रेट्स है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। अशोक लेलैंड के काउंटर पर नजर, यहाँ पे कंपनी ने अशोक लेलैंड विंड एनर्जी में 48.5% का हिस्सा बेच दिया है। इसके बाद अब विंड एनर्जी में कंपनी का हिस्सा 11.5% पर आ गया है, जो पहले 60% का था। इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को 6 करोड़ का मुनाफा हुआ है। साथ ही कंपनी ने अवीवा अशोक लेलैंड मोटर्स में भी अपना हिस्सा पूरा का पूरा बेच दिया है। आपको बता दूं, अवीवा ट्रक बिजनेस को कंपनी ने 2006 में एक्वायर किया था $35 मिलियन में, और ये ट्रांजैक्शन $11 मिलियन का हुआ है। कंपनी काफी वक्त से अपने कर्ज को कम करने के लिए अपने अलग अलग एसेट्स को बेच रही है। फिलहाल कंपनी का कर्ज 4000 करोड़ पर है। वहीं वीडियोकॉन D2H आज नैस्डैक पर लिस्ट होगा, और देश की ये पहली DTH कंपनी होगी जो नैस्डैक पर लिस्ट होगी। इसके लिए वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज आपके खास रडार पे होना चाहिए। जीवीके पावर का काउंटर फोकस में IPO लगातार आता हुआ बाजार में। यहाँ पे सूत्रों के अनुसार जीवीके पावर अपने एयरपोर्ट यूनिट के IPO के लिए बहुत जल्द एप्लीकेशन फाइल करेगी। ये IPO $25 करोड़ का होगा, और जीवीके एयरपोर्ट पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर होगा जो इंडिया में लिस्ट होगा। वही NBFCs के लिए NBFCs के एक्विजिशन के लिए RBI ने दरअसल कुछ नियम जारी कर दिए हैं, और इन नियमों के तहत अब NBFCs के टेक ओवर के लिए यहाँ पहले से ही प्रेयर अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिटर्न अप्रूवल यहाँ लेना होगा। और दरअसल जो शेयर होल्डर्स है जो इसके एक्विजिशन करेंगे, उन्हें अपने सोर्सेस ऑफ फंड की भी जानकारी देनी होगी। भेल को यहाँ पर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तेलंगाना पावर यूटिलिटी से 5000 करोड़ का पावर प्लांट सेटअप करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लक्ष्य है कि अगले 24 महीनों में इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा, मतलब शुरू कर दिया जाएगा। वही भूषण स्टील और ओडिशा स्पॉन्ज आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि भूषण स्टील दरअसल ओडिशा स्पॉन्ज में करीब 59% हिस्सा खरीदने के लिए इनके प्रमोटर से बातचीत कर रहा है। डीबी कॉर्प, HT मीडिया, सन टीवी, ENI मतलब एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के काउंटर्स पर फोकस। FM रेडियो ऑक्शन 3 के लिए 28 एप्लीकेशंस मिली है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को। 28 एप्लीकेशंस ने 317 करोड़ का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट कर दिया है। इन कंपनीज में डीबी कॉर्प, रिलायंस ब्रॉडकास्ट, HT मीडिया, ENI और सन टीवी शामिल है। वहीं बजाज हिंदुस्तान इस कंपनी ने JLF लेंडर्स को करीब 17 करोड़ इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं। ₹20.77 प्रति शेयर के भाव पे अलॉटमेंट किया गया है, और इंटरेस्टिंग है कि इस कंपनी का CMP करीब ₹13.75 है। जस्ट डायल के काउंटर में एक जबरदस्त फंड एक्शन हुआ, जहां पे टाइगर ग्लोबल ने अपने 24 लाख शेयर्स कंपनी के बेच दिए। लगभग 3.4% का हिस्सा बेच दिया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी के 19 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं ₹1250 प्रति शेयर पर। और सबसे आखिरी में रैम की इंफ्रा के काउंटर पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि कल इस कंपनी की बोर्ड की बैठक थी, और दरअसल बोर्ड ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत ये कंपनी अपने 25% के टर्म लोन्स जो है उसे इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, जिससे कंपनी का जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कुछ कम होगा। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे देंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति। हम बात करेंगे तकनीकी राय के लिए पैनोरमा टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया के साथ, और वायदा कारोबार की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ आनंद राठी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट चंदन तापड़िया भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। अल्पेश, 400 कितनी अपसाइड और है, क्या पुल बैक में दम है, और क्या ये कहना ठीक है कि अब 8400 के आसपास बाजार को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और कितना 8270 का लो हमने बनाया था मेरे ख्याल से, वो बॉटम है, ये कह सकते हैं, या जल्दबाजी है थोड़ी? या गुड मॉर्निंग अनिल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 8270 के पास में जो लो बना है, और जिस हिसाब से कल बाजार में जो एक रिकवरी देखने को मिली है, मैं समझता हूँ ये इंडिकेशंस हमको मिले हैं। यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो 9100 से लेकर 8300 की एक जो गिरावट थी वो खत्म हुई, और एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन यहाँ पे बनी है, जो इंडिकेट करती है कि ऑन द अपसाइड में यहाँ से आपको एक और अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर मैं कहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है 8510, इसके ऊपर अगर ये निफ्टी का क्लोज हो जाता है तो ये कंफर्मेशन और ज्यादा हावी हो जाएगा, और इसके बाद में आपको 185 पॉइंट के एक विंडो और खुल जाएगी। इन दैट केस हमको ऑन द अपसाइड में 8700 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट 8550 के पास में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट जिस हिसाब से मैंने कहा कि 8510 के ऊपर अगर हम क्लोज हो जाते हैं, और जिस हिसाब से बुलिश रिवर्सल की फॉर्मेशन बनी है, मैं समझता हूँ कि 8550 के लेवल निकल जाएंगे यहाँ पे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। और डाउन साइड में अगर हम कहीं पे भी बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि अगर आज सुस्त है, तो यहाँ पे गिरावट में बाय और डिक्लाइन का मार्केट फिर से बन चुका है। 8420 और 8400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, तो यहाँ पे फिर से आपको एक गिरावट में खरीदारी का मौका देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर आज के सत्र की बात करूं तो मुझे लगता है कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत अच्छी तरह से चलने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल सीएनएक्स स्मॉल कैप की जो इंडेक्स बनी है पिछले 5 दिनों की हाई, एक हफ्ते की हाई की ऊपर निकला है विथ बुलिश मोरूबुजू फॉर्मेशन। तो ये मुझे लगता है कि आज इसके अंदर बहुत ही एक अच्छी सी अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो अपसाइड छोटे मझौले काउंटर्स में डेफिनेटली देखने को मिलेगी और 85, 100 एंड बियॉन्ड पर नजरें बनी हुई हैं। चंदन, लेकिन जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे अनिल के साथ कि वायदे बाजार में क्या अग्रेसिव तेजी की संकेत मिलने लगे, अनिल ने कहा है कि वो उसमें अभी तक कुछ ट्रिगर नहीं देखा गया है। तो किन लेवल्स पर आपको लग रहा है कि लोग और भी लॉन्ग करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि कल जो भी मूव आया है उसमें ज्यादातर शॉर्ट कवरिंग की मदद मिली है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, बाजार ने पिछले 2 दिनों में नीचे के लेवल से अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। देखें, काफी दिनों के बाद में यहाँ पे पुट राइटर्स है और बाजार में कंफर्ट नजर आते हुए देखने को मिले हैं। 8400 और 8500 की पुट में राइटिंग हो रही है, जो संकेत दे रहे हैं कि अब बाजार है वो इमीडिएट बेसिस पे 8400 के लेवल को होल्ड करता हुआ नजर आएगा। मैं पूरे रिसेंट 8-10 महीने के प्राइस पैटर्न को देखूं तो बाजार एक ट्रेडिंग चैनल में मूवमेंट कर रहा था, वहां पे कारोबार कर रहा था। एक्सपायरी के दिन इसने 8500 के नीचे ओपनिंग दी और लगातार वहां से फिसलता गया। कल की क्लोजिंग है वो 8500 के आसपास है और आज यदि गेप अप हो जाता है तो एक काफी अट्रैक्टिव प्राइस पैटर्न बन सकता है। यानी कि जहां से ये सेल ऑफ देखने को मिला, जहां से मेजर पैनिक देखने को मिला, यदि उस लेवल के वापस निकलता है तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर है वो बाजार को और ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। इमीडिएट लेवल रहेगा 8550 और उसके ऊपर निकलता है तो मेरे हिसाब से 8620, 8650 तक के भी लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरे डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो ऊपर में जरूर 8600 की कॉल राइटिंग है, उसके मद्देनजर ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। बट यदि पुट राइटिंग है वो 8500 की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो बाजार का बेस है वो 8400 से शिफ्ट होकर 8500 की तरफ जाने की ट्राई करेगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स काफी लो है, पुट कॉल रेशियो नीचे के लेवल से मूव कर रहा है, 0.86 के आसपास है। तो ये सारे संकेत दे रहे हैं कि बाजार में नीचे के लेवल पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से मोमेंटम बना है और बैंक निफ्टी ने लीड लिया है, यदि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा तभी निफ्टी है वो आगे का मूव है वो एक्सटेंड कर सकता है। ओके, तो 2 बात साफ तौर पर दिख रही। पहला तो यह कि आज क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी 8500, 8510 के ऊपर क्लोज दे अगर तो वो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी टेक्निकली भी और वायदा कारोबार के लिहाज से भी। अप साइड में शायद 8600 से 8650 की रेंज में बाजार जाने की कोशिश करे, ये एक संकेत और दूसरा आता हुआ दिख रहा है। तो बुलिश है हमारे दोनों एक्सपर्ट, लेकिन बुलिश आप कहाँ ज्यादा हैं चंदन, निफ्टी पर या फिर बैंक निफ्टी पर कल के मूव के बाद? जी देखिए, मेरे हिसाब से जो रिसेंट ट्रेंड था वहां पे बैंक निफ्टी में ज्यादा वीकनेस देखी थी। निफ्टी टू बैंक निफ्टी का जो रेशियो था वो 2 महीने पहले 2.29, 2.30 था और अभी वो 2.14 के आसपास आ चुका है। निफ्टी टू बैंक निफ्टी का जो 6 मंथ का मीन है वो 2.14 के आसपास है। यूजुअली क्या होता है, जब भी ये मीन के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिलती है और मीन के नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में बाइंग देखने को मिलती है। पिछले जो 6 महीने का निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो रेशियो है वो 2.05 से लेकर 2.30 के आसपास है और अभी मीन के आसपास है। रिसेंटली इसने 2.10 तक भी लो बनाए थे और उसके मद्देनजर मेरा मानना है कि अब बैंक निफ्टी में बाइंग इंटरेस्ट है वो ज्यादा बनेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल से 3000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला है, एक ओवरसोल्ड प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है और उसके मद्देनजर यहाँ पे यदि रिकवरी होती है तो निफ्टी की मद्देनजर निफ्टी के कंपेरिजन यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में निफ्टी को अब शायद आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश रहेगी। हालांकि ट्रेंड नेगेटिव है बट हमारा मानना है जिस हिसाब से सोर्स बने हैं और उन सोर्स को कवर होने की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी में वो प्राइस एक्शन ज्यादा देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट देखें, 3 महीने से 18,200 का लेवल नहीं तोड़ रहा था। जैसे ही 18,200 का लेवल तोड़ा, एक्सपायरी के दिन इसने 500 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन दिया, 1700-700 तक के लेवल इसने टेस्ट किए बट वापस जिस हिसाब से 18,200 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने में कामयाब हो रहा है, लग रहा है कि जो रिसेंट शॉर्ट्स बने थे वो वापस स्ट्रेप हो जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सटेंड हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेरा मानना है ऊपर में 18,800 और 19,000 तक के लेवल भी यहाँ पे छूने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा तेजी की पूरी उम्मीद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। देखेंगे यहाँ पर कितना और मूव और कौन से बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी रहेगी। जो ज्यादा गिरा वही ज्यादा वापस बढ़ेगा, वहां पर मोमेंटम भी ज्यादा आएगा। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे बात करेंगे कि नतीजों से पहले इन्फोसिस पर क्यों बड़ा है CLSA का भरोसा। ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा वॉच करने के लिए ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और कई सारे स्टॉक्स आज रेडार पर रहने वाले हैं, जहां पर आज खबरों का इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा फंड एक्शन भी देखा गया है। सबसे पहले अशोक लेलैंड आपके लिए हाजिर करेंगे स्क्रीन पर, जहां पर इन्होंने अवीवा की हिस्सेदारी बेच दी है और स्टॉक ऑफ कोर्स रेडार पर रहेगा। देखना होगा कितनी और एक्शन की संभावना है। याद रखिए स्टॉक में कल के सत्र में करीब 6.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। क्या फिलहाल आपकी सलाह होगी अल्पेश स्टॉक में, कंसिडरिंग की एक परफॉर्मर रहा है, सीवी साइकिल वैसे भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ट्रिगर कुछ स्टेक सेल की है, तो कितना प्राइस एक्शन अब भी बरकरार है स्टॉक में? देखिए कल के सत्र में अगर हम इसे देखें तो एक बुलिश गैप अप ओपनिंग इसमें हुई है और बुलिश मोरोबोजी की फुल से फॉर्मेशन इसमें भी देखने को मिली है, जो यहाँ पे इंडिकेट्स करते हैं कि स्टॉक से एक स्ट्रांग हाइट ऑफ हायर बॉटम की फॉर्मेशन में चल रहा है और ऑन द अपसाइड में एक जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 76 का, अगर ये पार कर देता है तो आपको ये बुलिशनेस और भी कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। इन दैट केस आपको 80 से 82 तक के लेवल इमीडिएट तब में देखने को मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ जब तक ये बुलिश गैप फिलअप नहीं होता है तब तक आपको इन एवरी डिक्लाइन स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए फॉर वेरी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स ऑफ 8 to 10%। ये अल्पेश आज आपने 2 बार ये मोरीबोजू हाँ ये पैटर्न की बात की, ये क्या है ये समझाएंगे? अनिल जी, ज्यादातर ये फॉर्मेशन है ये बुलिश रिवर्सल की फॉर्मेशन मानी जाती है और इसमें ऐसा होता है कि बायर्स आपके एक लेवल से लोअर लेवल पे आ जाते हैं खरीदारी करने के लिए और दिन के सत्र समाप्ति होने तक वो बायर इंटैक्ट रहते हैं और ऊपर तक जहां तक हाईएस्ट क्लोजिंग होती है वहां तक वो बायर कंटिन्यूसली बायर करते हैं। तो आपकी जो कैंडल बनती है ऊपर से नीचे तक उसका पूरा कलर ग्रीन होता है, नीचे की तरफ नहीं या ऊपर की तरफ कोई शेडो आपको नहीं मिलता है। वहां से बिल्कुल डिप हुई नहीं और पूरे दिन भर में एक ही दिन भर में उन्होंने खरीदारी की और लास्ट तक जितने भी शेयर रहते हैं वो पूरा माल वो लोग लेके जाते हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रांग है, काफी हावी है। तो ये जिस तरह की फॉर्मेशन आज बनी है इसका मतलब कि बायर्स को कल कोई बड़े प्लेयर्स है उसको कल से पता था कि ऐसे कुछ न्यूज आने वाले और लगातार बुलिश गैप अप ओपनिंग भी हुई और उसके बाद में लगातार खरीदारी भी देखने को मिली। तो इस तरह की फॉर्मेशन आपको बता दिए कि एक बुलिश रिवर्सल होने वाला है और प्राइस और ज्यादा बढ़ आगे भी और तेजी है। जी हाँ जी, और ये इस तरह की फॉर्मेशन हमेशा आपको करेक्शन के बाद में जब भी आप एक अपसाइड के लिए वेट करते हैं तब ये ज्यादा कंफर्मेशन देती है। मोरोबोजू यानी कि गैप से मार्केट खुले, होल्ड करे और उसके बाद दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुए, जैसा कि कल आपने देखा। वो ये पैटर्न है जो अल्पेश बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे भी इसी तरह की तेजी का रुझान फिर बरकरार रह सकता है, ये राय आती हुई। लेकिन बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे, अल्पेश जो चंदन कह रहे थे कि ये बैंक निफ्टी हाई बीटा है निफ्टी के कंपैरिजन में, गिरता भी ज्यादा, तो क्या आपको भी यही लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी में रिकवरी ज्यादा फास्ट होगी और इस रिकवरी में बैंक निफ्टी का टारगेट क्या बन रहा है आपका? ऑन द अपसाइड में मैं समझता हूँ यहाँ पे बिल्कुल सही है कि 19,000 तक का एक पहला टारगेट आपका एटलीस्ट बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल की फॉर्मेशन बनी है इसने एक हैमर की फॉर्मेशन बनाई है जिसने लोअर लेवल पे आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट दिया है और उसके बाद में कल से फिर देखिए एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल भी बनी है जो इंडिकेट्स करती है कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव न्यूज बैंकिंग सेक्टर को लेकर के देखने को मिल सकते हैं। तो इमीडिएट तौर पर जो पहला टारगेट बनता है करीबन 18,900 के पास में बनता है और एक अपसाइड और ऊपर निकलती है तो 19,200 तक की एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे मानना है कि अगर ये बैंक निफ्टी 19,200 के ऊपर फिर से अगर जो मेंटेन कर लेता है तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि फिर से एक अपनी लय में आ जाएगा और अपनी पुरानी हाई की तरफ ये आगे बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है। एक अच्छा खासा करेक्शन आपको बैंकिंग स्टॉक्स में आपको देखने को मिला है, जहां पे काफी बैंकिंग स्टॉक ऐसे जो एक अट्रैक्टिव वैल्यू पे आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा निवेश आपका अगर मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया है तो बन सकता है। ओके, तो यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी काफी स्ट्रांग है। बैंकिंग काउंटर्स में बैंक निफ्टी एक तगड़ा प्ले दिखाई देगा, लेकिन दिग्गज एफआई ब्रोकरेजेस बुलिश हो रहे हैं टेक मेजर इन्फोसिस पर। सीएलएसए ने एक बार फिर इस कंपनी में अपना भरोसा जताया है और साथ ही मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनी ने रेडार पर दोबारा लाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को। क्या कह रही है रिपोर्ट्स, कितने बुलिश यहाँ पर आउटलुक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? नियति हमारे साथ है। नियति, सबसे पहले इन्फोसिस, क्योंकि ये एक स्टार परफॉर्मर पिछले कुछ दिनों के ट्रेड में रहा है, सीएलएसए ने रिएटरेट किया है अपनी रेटिंग को, क्या टारगेट दिया है और क्या ट्रिगर है इस मूव का? आगे भी ये ग्रोथ बरकरार रहेगी। जिस तरह से मैनेजमेंट में बड़े बदलाव हुए हैं उसके बाद अगले 2 साल तक बेहतरीन ग्रोथ होगी यहाँ पे, चाहे वो रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या फिर मार्जिन एक्सपेंशन की बात करें या फिर एक बहुत ही मजबूत मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो कि ड्राइव करेगा आगे जो फोकस इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है डिजिटल स्पेस में या फिर अपने एसमैक जो सेगमेंट है उसमें एक ग्रोथ आते हुए नजर आएगी। हाई कन्विक्शन बाय कॉल में अपना रिटरेट कर रहे हैं, अपना कॉल बाय की रेटिंग यहाँ पे दी है। टारगेट प्राइस इन्होंने 2500 से बढ़ाकर 2800 तक का कर दिया है। करंट मार्केट प्राइस से ये 26%
का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं। खरीदारी करके चलिए। बेहतर ग्रोथ के लिए, मार्जिन विस्तार के लिए, मजबूत मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के लिए, और जिस तरह से क्लाइंट सर्विसिंग पे इनका भरोसा बढ़ा है या फिर फोकस बढ़ रहा है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। FY 17 तक यानी अगले 2 साल तक यहाँ पे इनकी डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जो कि इस बार 7% के आसपास का अनुमान है, 15% हो सकती है, बढ़ करके 25 या 26% तक के अपसाइड पोटेंशियल के लिए निवेश करें। 2800 तक के लक्ष्य आपको यहां देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस पे। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLSA की रिपोर्ट है। तो एक बेहतरीन रिपोर्ट इन्फोसिस पर दिग्गज FII CLSA की तरफ से। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, और वो दी है मॉर्गन स्टैनली ने। नीति बताएं क्या कहा है मॉर्गन स्टैनली ने? अपग्रेड करा है, एक तगड़ा अपग्रेड कहना चाहिए इस पूरे स्टॉक के लिए। अंडरवेट से इसकी रेटिंग बढ़ा के ओवरवेट की कर दी है। टारगेट प्राइस इन्होंने 922 से बढ़ाकर 1062 तक का दे दिया है। करंट मार्केट प्राइस से ये 31% का एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देख रहे हैं। डाउन स्ट्रीम एक्सपेंशन जो कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, और स्पेशली जो 4 डाउन स्ट्रीम इनके प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से इनको एक अर्निंग्स ग्रोथ आती हुई नजर आ रही है। अगले 3 साल में 50% से ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। 50% के आसपास एबिटा में कंट्रीब्यूशन करेंगे जो डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट है। खरीदारी करके चलिए। ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं। 31% मार्केट करंट मार्केट प्राइस से एक अपसाइड पोटेंशियल देखते हुए 1062 तक के लक्ष्य आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो काफी लंबे समय बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी एक बेहतरीन रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं CNBC आवाज, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर आपके लिए होना चाहिए। वित्त वर्ष 2015 का एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन क्या अब इतनी बुलिश स्टैंस लेने के बाद FIs की तरफ से एक अच्छा मौका बन सकता है? चंदन, क्या कहेंगे आप? क्या वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की राय है आपकी? जी अनिल जी, देखिए ये स्टॉक है लगातार अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोअर टॉस लोअर बॉटम बन रहे हैं, रोलर्स भी इतने इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे हिसाब से 850 का लेवल यदि एक बार निकालेगा तभी यहाँ पे ये एक सेंटीमेंट है वो यहाँ पे चेंज होने की गुंजाइश रहेगी, क्योंकि इस स्टॉक में देखिए लगातार ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग्स देखने को मिल रही है। बाजार में इतनी बढ़त देखने को मिली, फिर भी उसके बावजूद भी स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। बट मेरा मानना है कि जिस हिसाब से दूसरे जो दिग्गज है ब्रोकरेज है वहाँ पे अपडेट दे रहे हैं, शायद उसके चलते यहाँ पे थोड़ा सा यदि मोमेंटम बनता है और 850 के ऊपर निकलता है, तब जरूर यहाँ पे जो ट्रेडर्स है जो काफी दिनों से स्टॉक को टच नहीं कर रहे हैं, वो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसको जरूर सेलेक्ट कर ले। बट अभी तक के डेरिवेटिव्स डेटा और टेक्निकल प्राइस पैटर्न कोई भी मूवमेंट इंडिकेट यहाँ पे नहीं कर रहे। ओके, तो फिलहाल किसी तरह की कोई मूवमेंट होने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन देखना होगा आज मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ता है। चलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं जहां पर एक्शन होने वाला आज के सेशन में। खासतौर पर हम बात करेंगे जस्ट डायल की, यहाँ पर बड़ा फंड एक्शन होता हुआ दिखा रहा है। स्टॉक पर क्या हो रणनीति बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ अल्पेश्वरी और चंदन तापड़िया, और एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिखना चाहिए CLSA की रिपोर्ट की वजह से वो है इन्फोसिस और पूरा IT पैक। चंदन, क्या खरीदेंगे, इन्फोसिस या फिर कोई और दूसरा IT स्टॉक वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए ज्यादा मजबूत दिखता है आपको? जी मेरे हिसाब से इन्फोसिस और हेक्सावेयर दोनों में यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। रोल ओवर भी काफी अच्छा हुआ है, और रिसेंट मार्केट के करेक्शन के बावजूद भी ये स्टॉक अपने आप को होल्ड करने में कामयाब रहा है। इन्फोसिस देखें रिसेंटली इसने अराउंड 2170 2150 के लोज बनाए थे, बट जिस हिसाब से अब वापस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहे हैं, स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। लग रहा है कि वापस जो इसके रिसेंट आई है 2340 और उसके ऊपर के लेवल है वो निकल सकते हैं। तो काफी अच्छा प्राइस पैटर्न है वो इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है, और मेरे हिसाब से बाजार में यदि कंसोलिडेशन फेज भी रहता है तो इस स्टॉक में बाजार कॉल फॉर्म करने की गुंजाइश रहेगी। दूसरे मिड कैप आईटी की बात करें तो हेक्सावेयर ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। लगातार पिछले 4 सीढ़ी से यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। यहाँ पे लगभग 15 से 20% तक के मूव यहाँ स्टॉक में देखने को मिल सके हैं, और जिस हिसाब से ये इसने नया लाइफ टाइम हाई को क्रॉस किया है और एक न्यू अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, लग रहा है यहाँ पे भी मूव एक्सटेंड हो सकते हैं। ऊपर में 325 तक के लेवल भी हेक्सावेयर में आने वाले दिनों में छूने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है, और हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स में ज्यादा यहाँ पर मौका फिलहाल चंदन को दिखाई दे रहा है। एक और काउंटर जो रेडार पर रहेगा वो है जस्ट डायल। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट स्टॉक है, अच्छे खासे रिटर्न्स उसमें बनते हुए दिखाई दिए हैं। ऑफ कोर्स गोल्डमैन सैक्स ने हिस्सेदारी ली है करीब
19.5 लाख शेयरों की 1252 पर सौदा हुआ है। आपको बता दें टाइगर ग्लोबल जो एग्जिस्टिंग निवेशक था उसने यहाँ पर बिकवाली जरूर की है, लेकिन गोल्डमैन ने काफी इंटरेस्ट दिखाया जस्ट डायल में। अल्पेश, टेक्निकली अब स्थिति क्या दिख रही है, क्योंकि ये काउंटर में हमने देखा था कल के सत्र में 1321 के आसपास के लेवल्स देखे गए थे। जो ये डील हुई है वो करीब 1252 के आसपास हुई है। ये काफी वॉलेटिल काउंटर है और बोथ द साइड आप देखेंगे अगर इसके तो इसमें वॉलेटिलिटी काफी बनी हुई हमको देखने को मिलती है। ऑन द अपसाइड में यहाँ पे कहूंगा कि जो एक फ्रेश बाइकॉल बनता है जो करीबन ऑन द अपसाइड में 1340 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर से एक बुलिश टर्म इसमें फॉर द नियर टर्म आपको देखने को मिलेगा। और 1340 के ऊपर निकलने के बाद में जो इमीडिएट रजिस्टेंस आएगा स्टॉक को वो मैं समझता हूँ 1470 के पास में आता है। लेकिन अगर ये 1470 किसी भी कारण अगर इस न्यूज से प्रभावित होकर ये 1470 के लेवल्स को अगर ये निकलता है तो फिर एक अपसाइड आपको फिर से जो पुरानी है इसने बनाई थी 1630 वहां तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन का फिर से निर्माण होगा तो स्टॉक एक बुलिश टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये राय आती हुई जस्ट डायल पर, लेकिन हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बालिका भी है हमारे साथ स्टूडियो में। अमरीश, कैसे देख रहे हैं पिछले 8 दिनों से लगातार कमजोरी के बाद कल एक बाउंस बैक, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या सेल ऑन राइज का? सेल ऑन राइज का मार्केट है, क्योंकि यही हम लोगों ने देखा है लास्ट करीब 3-4 हफ्तों में जब भी काफी अच्छा बाउंस बैक था, पीपल यूटिलाइज दैट टू सेल। और नियरली 8-9 डेज का के जो मेजर डिप के बाद इट इज क्वाइट नेचुरल दैट वंस यू हैव सीन 700-800 पॉइंट्स ऑफ अ डिप तो वहां से एक बाउंस बैक आए। And clearly, I think year-end considerations also are there. NAV propping is there, so today also should be good. But मुझे लगता नहीं कि this upside will last for more than 2 or 3 days. So people should utilize this and book out to a certain extent. तो क्या आपको लगता है कि निफ्टी 8000 या उसके नीचे भी जाएगा? 8000 के आसपास जा सकता है इसी महीने? Absolutely. मतलब अप्रैल के महीने? अप्रैल के महीने में, because the sort of results which will come out, I think will be worse than what we have seen in December. शायद उसके कारण एक प्रेशर रहेगा. At the same time, we should remember that there could be liquidity pressure also because there are large ticket rights issues, divestment है, public sector divestment है. शायद उसके कारण we could see some more fall after this sort of initial rise which we are seeing right now. वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। अमरीश ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है बाजार में कल जो रिकवरी देखने को मिली है, ऐसे में कहां पर उनको ज्यादा खतरा दिख रहा है, किन स्टॉक्स पर दबाव है, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि आज सीएनबीसी आवाज पर हम मना रहे हैं रियल एस्टेट डे, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2015 के नॉमिनेशन के लिए एनरोलमेंट। इस बार अवार्ड भी होने जा रहा है एकदम खास, क्योंकि यह है रियल एस्टेट अवार्ड का 10वां साल। तो आज दिन भर हमारे साथ रहिए जहां पर हम मनाएंगे रियल एस्टेट डे सीएनबीसी आवाज पर। बाजारों पर आज एक फिर से पॉजिटिव शुरुआत होने के आसार है। 15 अंक ऊपर आपको इस वक्त नजर आएगा, 12 अंकों के इस वक्त मजबूती। हालांकि कल देर शाम तक एसजीएक्स निफ्टी में 40 अंकों का बड़ा उछाल था, लेकिन अब एक मामूली तेजी के साथ 8500 के आसपास उसके थोड़ा ऊपर शुरुआत होने के आसार है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं अमरीश बालिका, अल्पेश फुरिया और चंदन तापड़िया। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखेगा, वीडियोकॉन इनकी डीटीएच कंपनी, और अल्पेश राय आपसे लेना चाहता हूं, यहां पर नैस्डैक में इसे लिस्ट कराया जा रहा है। पहली D2H कंपनी है हिंदुस्तान की जो वहां पर लिस्ट होने जा रही है। क्या वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के चार्ट्स में कहीं कोई खरीदारी के संकेत हैं या फिर गैप मिले बिकवाली करें? नहीं, एक बारी के लिए अगर मैं समझता हूँ कि ऑन द अपसाइड में आपको 160 के पास में 160-65 की रेंज है जहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर कोई उछाल मिलता है तो एक बारी में आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा कोई चार्ट आपको इंडिकेशन नहीं दे रहे कि अगर आप इस स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं तो आपका अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक्स के अंदर बन सकता है। मैं समझता हूँ मार्केट में अभी बेटर अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आपको इस तरह के अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको कन्वर्ट होना है तो आप इसे निवेश को फोर्टिस हेल्थकेयर में भी कन्वर्ट करके एक मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे दे सकता है। तो काफी एक्शन देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। फंडामेंटली खबरें हैं, लेकिन अल्पेश को लग रहा है फोर्टिस में ज्यादा पैसा बनेगा। अमरीश, आप इस डेवलपमेंट को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि एक नया मूव है कंपनी के लिए नैस्डैक पे लिस्ट करना और डीटीएच बिजनेसेस एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। राइट।
इसके कारण शायद शॉर्ट टर्म एक थोड़ा सा उछाल आ सके, बट देन इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दिस ग्रुप, इट हैज हार्डली गिवन एनी डिसेंट रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स ओवर अ लॉन्गर टर्म। तो उस हिसाब से दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक, बट बिकॉज ऑफ दिस न्यूज फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म एंगल शायद थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है। वन कैन मेक पॉसिबली 15-20 रुपीज ऑन दिस स्टॉक एंड दैट्स इट। पैसा बनता है तो आप एग्जिट करें। ज्यादा यहाँ पर स्कोप नहीं कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कंपनी के क्या प्लान्स हैं, कितना पैसा रेज करने वाले हैं नैस्डैक की लिस्टिंग से, और डीटीएच बिजनेस के लिए खासतौर से कितनी अग्रेसिव होगी वीडियोकॉन ग्रुप, इस पर हम बात भी करेंगे। कंपनी के सीएमडी, कंपनी के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत से CNBC आवाज पर आज ही, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दूसरे काउंटर्स जो ऑफकोर्स नजर में रहेंगे जहां पर आज हरकत देखने को मिल सकती है, हम ऑफकोर्स बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, लेकिन HDFC बैंक इन्होंने अपनी डिपॉजिट्स पर कुछ रेट्स कम की है। अब माना यही जा रहा है, आगाज है कि यहां से आगे आप जल्द ही जो लेंडिंग रेट्स है वो भी कम होते हुए देखेंगे। HDFC बैंक, चंदन, क्या पोजीशन आप लेना चाहेंगे इसमें? जी देखिए, ओवरऑल यहाँ पे इसका ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार यहाँ पे लॉन्ग्स बन रहे हैं, मार्केट करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल रहा है, और ओवरऑल देखिए इसका काफी पॉजिटिव प्राइस सेंटीमेंट पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाजार को ये लगातार लीड करता हुआ नजर आएगा। रिसेंटली देखिए 2 सीरीज से ये 1000 के आसपास का सपोर्ट लेता है और वापस यहाँ पे टर्न हो जाता है। तो मेरे हिसाब से यदि ट्रेडर्स यहाँ पे 1000 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करे तो ऊपर में 1120, 1130 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाए, ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर HDFC बैंक पर। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजारों की शुरुआत। रुपए की ओपनिंग पर नजर डालेंगे। पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।